हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभम अग्रवाल। आज मैं लेकर आ गया हूं एक और वन शॉट जो कि बेस्ड है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर। ये लेक्चर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा देगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देख लिया तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और बच्चों, ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हम आपने एक बात सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपने इस चैप्टर के लेक्चर को अच्छे से सुना तो आपको सारी बीमारियों के बारे में पता लगेगा और आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर बनने का सफर इस चैप्टर से कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। ये चैप्टर आपको काफी नॉलेज प्रोवाइड करेगा सभी डिजीज के बारे में और उनसे हम कैसे बच सकते हैं उनकी बात भी करेंगे। हम ड्रग्स की बात भी करेंगे कि कैसे ड्रग्स का क्या इफेक्ट है। ये जो आप देखते हो संजू, आपने देखी होगी, बहुत सारी मूवीज है जिसमें ड्रग्स के ऊपर दिखाया जाता है उड़ता पंजाब। क्या वो सच है, क्या वो सही है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सबके ऊपर हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बच्चों, हेल्थ हेल्थ क्या होता है सबको पता है। हेल्थ क्या होता है भाई? अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग है और सही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्थ। फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर कोई पर्सन फिट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्थ। तो उसके बाद आती है बच्चों डिजीज। डिजीज टर्म से आप क्या समझते हैं? आप क्या कहते हैं डिजीज को? हिंदी में क्या कहते हैं? रोग। भाई रोग कब होता है? जब आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो। अगर सपोज करो मेरा नोज सही से काम नहीं कर रहा तो मुझे लगेगा कि कोई डिजीज है। अगर मेरे लंग्स में कोई दिक्कत हो गई है तो मुझे क्या होगा? डिजीज। तो डिजीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है। अगर एक या एक से ज्यादा ऑर्गन, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन इज एडवर्सली अफेक्टेड, जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन ठीक से काम ना करे तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिजीज। और डिजीज दो तरह के होते हैं, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। नाम से ही पता लग रहा है बच्चों। इन्फेक्टियस क्या होते हैं? जो इन्फेक्ट हो सकते हैं, जो फैल सकते हैं, दैट इज इन्फेक्टियस। जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इजिली ट्रांसमिट हो सकता है उसको बोलते हैं इन्फेक्टियस। फॉर एग्जाम्पल एड्स एंड कॉमन कोल्ड। भाई अगर तुम्हें जुकाम है तो आपको वो सुना है, शेयरिंग इज केयरिंग। मतलब आपको अगर जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, तो आप कहीं पे जाके अपने दोस्त के सामने दो छींके मारो, तीसरी छींक उधर से आएगी, उसको भी कोल्ड हो जाएगा। तो वो इजिली स्प्रेड हो जाता है, इसीलिए वो क्या है? इन्फेक्टियस। सिमिलर वे में एड्स भी बच्चों एक बॉडी से दूसरी बॉडी को इजिली ट्रांसफर हो सकता है। दैट्स व्हाई दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्टियस। अगर हम बात करें बच्चों नॉन इन्फेक्टियस की, तो जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को नहीं हो सकते उनको बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, कैंसर। बच्चों कैंसर, डायबिटीज अगर एक पर्सन को है तो उससे दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक की। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यहां से आपको बच्चों 3 मार्क्स आप अपने घर लेके जाएंगे। अपनी पॉकेट्स चेक कर लो, कोई गिरा के ना चला जाए। एक डिजीज पक्का पेपर में आना ही आना है। हमारे पास बहुत सारे डिजीज हैं, 7-8 डिजीज जो हम बात करेंगे उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और क्वेश्चन क्या आएगा वो भी मैं आपको इस लेक्चर में क्लियर बता दूंगा। तो बच्चों हमारे पास अलग अलग तरह के पैथोजन से होने वाले डिजीज हैं। पैथोजन क्या होता है बच्चों? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमें बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट करते हैं जैसे कि टाइफाइड एंड निमोनिया। वायरस से भी बच्चों हमें डिजीज होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड और डेंगू। प्रोटोजोआ से भी बच्चों कुछ बीमारी हमारे में होती हैं, मलेरिया एंड अमोइबियासिस। हमें वॉर्म जैसे राउंड वॉर्म, हाँ फिलेरियल वॉर्म, इनसे भी डिजीज होते हैं बच्चों जैसे एलिफेंटियासिस एंड एस्कैरियासिस। और हमें फंजाई भी बच्चों डिजीज ट्रांसमिट करती है। फॉर एग्जांपल रिंग वॉर्म, तो सिंपली दाद कहते हैं। तो वन बाय वन बच्चों हमें इन सिलेबस में जितने भी डिजीज हैं उनकी हमें बात करनी है। और ये डिजीज जैसे बच्चों पेपर में आएगा मैंने उसी वे से क्वेश्चन बना दिया है, आपको सोल्व करा दिया है। पेपर में क्या आएगा? सपोज करो जैसे टाइफाइड है तो पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाला है? व्हाट इज द कोजल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन अफेक्टेड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड की जगह निमोनिया आ सकता है, अमोइबियासिस आ सकता है, लेकिन आएगा ऐसे ही। तो मैंने वैसे ही पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आपको इजी रहे याद करने में। तो अगर हम बात करें बच्चों टाइफाइड की, तो टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली टारगेट करता है। बच्चों ये फैलता कैसे है? टाइफाइड आपके फैमिली में किसी ना किसी को कभी ना कभी हुआ होगा। तो बच्चों टाइफाइड का मेन कारण क्या है? अगर आपने बासी बासी समझते हो हरियाणवी में, अनहेल्दी। बच्चों अनहेल्दी अगर आपने फूड खा लिया, 3-4 दिन पहले पका हुआ फूड था, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर गया साल्मोनेला, वो आपने खा लिया,
पानी की टंकी में भाई पानी पड़ा है 1 महीने से, आपने वो पानी पी लिया तो आपको चांसेस है किसके, टाइफाइड होने के। और बच्चों कैसे पता लगेगा आपको टाइफाइड है? बच्चों सस्टेन हाई फीवर सस्टेन का मतलब बरकरार रहता है। कॉन्स्टिपेशन बच्चों कब्ज हो जाती है, हेडेक होता है, स्टमक पेन, इंटेस्टाइन परफोरेशन और कुछ केसेस में बच्चों डेथ भी हो सकती है, इनफैक्ट हुई है। तो अगर टाइफाइड ज्यादा बिगड़ जाए तो इट कैन लीड्स टू डेथ ऑल्सो। एंड इसका बच्चों एक केस है, उस केस की बात बताता हूं मैं आपको। आपने सुना होगा कि लड़कियां वो हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों की बर्बादी के पीछे एक स्टोरी है। जिस एक लड़की का नाम था बच्चों मेरी मेलन, मेरी नहीं थी, नाम था उसका मैरी मेलोन, वाटरमेलन नहीं, मैरी मेलोन। उसको पॉपुलरली बच्चों टाइफाइड मैरी कहा जाता है। ये एक प्रोफेशनली कुक थी बच्चों, और इसने अपने मतलब लोग इसके रेस्टोरेंट पे खाना खाने आते थे और वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्ट होते गए इसके बनाए हुए फूड से। इसके फूड ने कॉन्टामिनेट किया बहुत सारे लोगों को, और बच्चों ये काफी सालों तक टाइफाइड को फैलाती रही और इसको बाद में जेल भी जाना पड़ा था। डन। और बच्चों टाइफाइड के लिए आपका विडाल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए? विडाल टेस्ट। याद रखेगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि विडाल टेस्ट कौन से डिजीज के लिए किया जाता है, तो याद रखेगा टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट डिजीज की हम बात करते हैं बच्चों निमोनिया की। किसकी? निमोनिया। बच्चों निमोनिया जो है वो होता है एक बैक्टीरिया से, इनफैक्ट 2 बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। इससे होता है बच्चों निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से। बच्चों ये फैलता कैसे है? वही है बेसिकली, आप किसी के सामने छींके मारोगे और अगर आपको निमोनिया है तो आपके वो जो बैक्टीरिया है छींक आने से वो फैल जाएंगे एयर में, और किसी और ने उस एयर में इनहेल कर लिया तो उसको भी निमोनिया हो जाएगा। तो इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, या फिर अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन का ग्लास या कोई भी सामान यूज कर लिया, यूटेंसिल यूज कर लिए, तो भी आपको निमोनिया इजिली स्प्रेड हो सकता है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो बच्चों ठंड लगेगी आपको बहुत, फीवर हो जाएगा, कफ हो जाएगी, हेडेक, और इन सम केसेस बच्चों लिप्स एंड नेल्स आपके ब्लू टू ग्रेइश कलर के हो सकते हैं। ग्रे या ब्लूइश कलर के अगर नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या है, निमोनिया। अब अगर हम आगे नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो वो है हमारे पास बच्चों अमाइबियासिस। बच्चों अमाइबियासिस एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नाम से ही पता लग रहा है अमाइबियासिस, या इसको अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बच्चों अमीबिक डिसेंट्री। तो अगर इस नाम से आए तो भी आप समझ जाना, सॉरी डिसेंट्री। तो अगर अमोइबियासिस की हम बात करें तो बच्चों ये होता है, नाम से ही पता लग रहा है, अमीबा का यहाँ पे रोल है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि कॉमनली लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट बात है ये, हाउस फ्लाइज प्ले अ वाइटल रोल। बच्चों इस डिजीज में अमाइबियासिस में हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर। वो एक जगह से दूसरी जगह बैठती हैं, पानी पे बैठ गई, फूड पे बैठ गई, और उनको कॉन्टामिनेट करती रहती हैं, और इस तरीके से बच्चों पूरी कम्युनिटी में अमाइबियासिस फैल जाता है। अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो बच्चों एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, क्रैम्प्स आएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आएगा, स्टूल्स आएंगे, उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस होगा, लिक्विड होगा, और ब्लड क्लोट्स भी देखे जा सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका अमाइबियासिस। नेक्स्ट है इसी से मिलता जुलता एस्कैरियोसिस। बच्चों एस्कैरियोसिस का सबसे इजी है कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखना, क्योंकि वो उसी के नाम पे है। एस्कैरियोसिस होता है आपका एस्कैरिस से, जो कि एक राउंड वॉर्म है, और ये भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है जो मिट्टी में खेलते हैं, लाइक यूपी वगैरह में, बिहार में तो बहुत ही डिजीज पाया जाता है। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनके, सुना होगा आपने पेट में कीड़े, बच्चों ये पेट में कीड़े भी हैं कहीं ना कहीं एस्कैरियोसिस। तो पेट का कीड़ा कौन सा होता है बच्चों? एस्कैरिस। और ये क्या करता है, आपकी बॉडी में एंटर करता है कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स, प्लांट्स, सोयल, ठीक है, उनसे। एक्चुअली क्या होता है, जिसको एस्कैरियोसिस है ना, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी एस्कैरियोसिस हो, ठीक है, तो वहां पे मक्खी वगैरह बैठ गई उसके ऊपर और वो कॉन्टामिनेट कर देती है सोयल वगैरह को। तो इस तरीके से एस्कैरियोसिस फैलता रहता है। अगर हम बात करें बच्चों इसके सिम्टम्स की तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो जाती है, मस्कुलर पेन, फीवर, खून की कमी, और इंटेस्टाइनल का पैसेज का ब्लॉक होना, ये कुछ सिम्टम्स है बच्चों किसके? एस्कैरियोसिस। अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट डिजीज की, बड़ा खतरनाक डिजीज है एलिफेंटिएसिस।
जैसा नाम वैसा ही काम। एलिफेंट बच्चों, एलिफेंट क्या होता है? मोटा। अच्छा, हाथी। हाथी राजा कहाँ चले, दुम हिला के। हाथी राजा क्या होते हैं? बड़े मोटे तगड़े होते हैं ना। तो भैया एलिफेंटिएसिस में क्या होगा? जो पर्सन एलिफेंटिएसिस से पीड़ित होगा, उसकी बॉडी, उसके जो ऑर्गन्स है, स्पेशली एब्डोमेन से नीचे का पार्ट, वो एलिफेंट जैसा हो जाएगा, मोटा मोटा हो जाएगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया है बच्चों एलिफेंटिएसिस। जो लोअर लिम्स हैं, इसमें क्या हो जाएंगे? वो स्वेलिंग स्वेलिंग आ जाएगी उसमें, और जेनिटल पार्ट्स में भी। और ये बच्चों एक फिलेरियल वॉर्म से होता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है फिलेरियसिस। तो उनका नाम है वुचेरिया मलाई। मलाई खाने वाली नहीं, नाम है ऑर्गेनिज्म का। वुचेरिया मलाई एंड वुचेरिया बैनक्राफ्टी से एलिफेंटिएसिस होता है। और ये फैलता है भाई, कई लोगों को ना बड़ा शौक होता है सुबह सुबह नंगे पैर घास में चलने का। भाई सोच समझ के जाना, वहीं पे एक क्यूलेक्स मॉस्किटो बैठा होता है, और वो अगर बाइट कर गया तो आपको एलिफेंटिएसिस हो सकता है। आपकी आंखों की रोशनी बढ़े ना बढ़े, कहीं आपके लोअर लिम्स बढ़ जाएं, बी अवेयर। ठीक है, होगा क्या मैंने बता दिया, पहले जलन होगी, सूजन आएगी लिम्फेटिक वेसल्स में लोअर लिम्स के, एंड अल्टीमेटली वो स्वेल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म बच्चों सबको पता है, अपनी एड भी देखी होगी इच गार्ड की। बच्चों स्केली लैशंस हो जाते हैं बॉडी पे, उसको क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म। बच्चों ये फंगस डिजीज है, 3 फंजाई है जो इसको कोज करती हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। ये तीनों फंगस बच्चों रिंग वॉर्म को कोज करती हैं। और ये अगर किसी को रिंगवॉर्म है, अगर आपने उसकी टॉवल, सोप, हाँ, या कुछ भी सामान यूज कर लिया, कोम्ब, तो आपको भी क्या हो सकता है? रिंगवॉर्म हो सकता है। बच्चों ईचिंग हो जाती है, निशान पड़ते हैं, ये सब होता है। जनरली बच्चों फंगस ग्रोथ को जो प्रोमोट करता है वो कौन करता है? आपका हीट एंड मॉइस्चर। तो हीट एंड मॉइस्चर से बच के रहना है आपको, ताकि रिंगवॉर्म आपको ना हो। नाउ मलेरिया। बच्चों अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पेशली इसकी लाइफ साइकिल। बच्चों मलेरिया का जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम। 3 स्पीशीज हैं, एक प्रोटोजोआ की, प्लाज्मोडियम की, जो मलेरिया को फैलाती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम। पहले तो भगवान करे आपको मलेरिया ना ही हो, अगर हो तो दुआ करना इन दोनों से हो, क्योंकि अगर आपको मलेरिया प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से हो रहा है तो इट इज वेरी मैलिग्नेंट मलेरिया और डेडली मलेरिया। बच्चों आपकी जान भी जा सकती है, ये इतना खतरनाक मलेरिया होता है। कौन सा? आपका मैलिग्नेंट मलेरिया, जिसको कौन कोज करता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। अब बच्चों आपने सुना होगा, आज तो सर पढ़ा रहे हैं कि मलेरिया प्रोटोजुआ से होता है, लेकिन हमने तो सुना था मच्छर के काटने से होता है। तो बच्चों आपने बिल्कुल सही कहा, सुना था। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पहले तो मच्छर के काटने से नहीं आपको मलेरिया होता, आपको मछली के मतलब फीमेल मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। और खून तो भाई फीमेल ही पीती हैं, है ना? मेल कहाँ खून पीते हैं, ठीक है? मॉस्किटो की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो फीमेल मॉस्किटो एक्चुअली हमारा खून पीती हैं, क्योंकि उनको एग ले करने के लिए नरिशमेंट चाहिए होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, अगर बच्चों आपको फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काट रही है तो भी आपको मलेरिया नहीं होगा। यस, सही सुन रहे हैं आप। लेकिन अगर आपको इन्फेक्टेड, बच्चों मलेरिया हमें हमें नहीं होता ह्यूमंस को, मलेरिया बेसिकली 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, एनाफिलीज मॉस्किटो एंड ह्यूमन बॉडी। मतलब मॉस्किटो को भी मलेरिया होता है, मॉस्किटो से हम में होता है और हमसे फिर मॉस्किटोज में फैलता रहता है। बच्चों इस तरीके से प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलने के लिए 2 होस्ट चाहिए कम से कम। क्या क्या? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो एंड ह्यूमन बॉडी। तो आइए देखते हैं बच्चों इसकी लाइफ साइकिल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों सबसे पहले क्या शुरुआत होगा? देखिए जैसी कोई इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो है, क्या है? इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। तो जैसे ही वो बाइट करेगी ह्यूमन बॉडी को, उसने बाइट किया, तो बच्चों उसके सलाइवा में ना स्पोरोजोइट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोजोइट्स या पैरासाइट, वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा बच्चों? इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन बॉडी पे बाइट करेगी और क्या हो जाएगा आपका? स्पोरोजोइट्स या पैरासाइट्स हमारी बॉडी में एंटर कर गए, और वो एंटर कर गए और वो ब्लड के थ्रू सबसे पहले कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों? लीवर में। सबसे पहले क्या हुआ? फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया, पैरासाइट एंटर कर गए और वो वाया ब्लड सबसे पहले पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे, जो कि क्या है? लीवर। अब बच्चों लीवर पे जैसे ही वो पहुंच गए तो उन्होंने देखा हम तो कम हैं, तो वो क्या करेंगे बच्चों? एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे, वो अपना नंबर बढ़ाएंगे और फिर लीवर को इन्फेक्ट करेंगे। तो मलेरिया में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट हुआ बच्चों? लीवर। अब लीवर जब इन्फेक्ट हो जाएगा
तब उनका वहां से मन भर जाएगा, गाना गाएंगे वो मिथो तेरा मन परेया, और वो तब एंटर कर जाएंगे आरबीसी में। कहाँ एंटर कर जाएंगे बच्चों? आरबीसी में। पहले लीवर वहां पे ए सेक्सुअली मल्टीप्लाई किया, लीवर को इन्फेक्शन किया, अब वो आरबीसी में आ जाएंगे, वहां पे भी वो क्या करेंगे बच्चों? ए सेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे। ए सेक्सुअली मल्टीप्लाई करके आरबीसी को भी डैमेज करेंगे, और बच्चों जब आरबीसी डैमेज होंगी तो एक केमिकल रिलीज होगा, हीमोजोइन। कौन सा केमिकल? हीमोजोइन, सॉरी हीमोजोइन, जिसकी वजह से बच्चों आपको फीवर आएगा हर 3 से 4 दिन बाद। एवरी आफ्टर 3 to 4 डेज आपको फीवर आएगा, ठंड के साथ, चिल्स के साथ, और आपको पता लग जाएगा कि आपका काम बन चुका है, आपको मलेरिया हो चुका है। और अब आपके जो स्पोरोजोइट्स है, पैरासाइट्स हैं, उनको भी आप पे तरस आने लगेगा, उनको लगेगा कि बस यार ये बीमार हो चुके हैं। वो क्या करेंगे फिर? गैमेट्स बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे? गैमेट्स, गैमेटोसाइट्स। अभी गैमेट्स बनाएंगे, वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, सेक्स रिप्रोडक्शन। कहाँ पे? आरबीसी में। गैमेट्स बनाएंगे बच्चों आरबीसी में, और फिर अब कोई दूसरी फीमेल मॉस्क्यूटो बच्चों, वो वाली नहीं जिसने आपको बाइट किया था, जो हेल्दी मॉस्क्यूटो है उसको नहीं है मलेरिया, ना वो इन्फेक्टेड, वो आपको बाइट करेगी। बाइट क्यों करने आई है? ब्लड लेने। और जब वो ब्लड लेके गई तो आरबीसी को लेगी, और आरबीसी में क्या थे बच्चों? गैमेटोसाइट्स। तो वो आरबीसी के साथ गैमेटोसाइट्स को भी लेगी, और ये गैमेट्स क्या करेंगे बच्चों? फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन। कहाँ पे? गट में। गट में किसके? मॉस्क्यूटो के। बच्चों मॉस्क्यूटो के गट में फर्टिलाइजेशन होगा, और उस फर्टिलाइजेशन से बच्चों क्या बनेगा? नए स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे, और वो स्पोरोजोइट्स उसके सलाइवा में स्टोर हो जाएंगे, और वो जब किसी और को बाइट करेगी तो सेम फिर से आगे ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो बच्चों इन्फेक्टेड ह्यूमन से मॉस्क्यूटो में गया इन्फेक्शन, और इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो से ह्यूमन में गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 बातें जरूर याद रखना आप। 4 बातें क्या याद रखोगे बच्चों आप? कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ-कहाँ होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब पैरासाइट्स या स्पोरोजोइट्स इन्फेक्शन कहाँ-कहाँ होता है? लीवर एंड आरबीसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंड दूसरी बात क्या है बच्चों? गैमेट्स बनते कहाँ हैं? गैमेटोसाइट्स फॉर्म्ड, वो भी कहाँ बनते हैं बच्चों? आरबीसी में। किसके? ह्यूमन के। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है बच्चों? ये याद रखना, वो होता है गट में। किसके? मॉस्क्यूटो के। और उसी के सलाइवा में स्पोरोजोइट स्टोर रहते हैं। ये 4 क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइफ साइकिल पूरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मलेरिया की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें बच्चों, वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है भाई? सीधी सी बात है, कोविड आया था, कोविड में ना बहुत बात हुई इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या होता है बच्चों? बॉडी की एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। बच्चों पैथोजन से आपने देखा होगा, कुछ बच्चे बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं, कुछ बीमार ही नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट इम्यूनिटी बच्चों। इम्यूनिटी क्या है? ओवरऑल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। बच्चों इम्यूनिटी मेनली 2 तरह की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी क्या है बच्चों? गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी है आपको। इनबॉर्न इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। द इम्यूनिटी प्रेजेंट सिंस बर्थ, जब से आप पैदा हुए हैं तब से जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है दैट इज इनेट इम्यूनिटी। और वो 4 तरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 4 तरह के बैरियर्स आते हैं इनेट इम्यूनिटी में। कौन से बैरियर्स हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो 4 तरह के बैरियर्स आते हैं, 4 तरह के भगवान ने शस्त्र देके भेजे हैं हमें कि जाओ और फाइट करो डिजीज कॉजिंग पैथोजन से। तो चारों शस्त्र का नाम और उनके एग्जांपल्स पेपर में आ सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो 4 तरह के बैरियर कौन से है भाई? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। अब फिजिकल बैरियर में आपका आता है बच्चों स्किन, म्यूकस एपिथेलियम, जिसने हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर कर रखा है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है बच्चों? एसिड इन स्टमक। अगर स्किन से बच भी निकला हमारा पैथोजन, तो हमारे स्टमक में एसिड होता है, वो पैथोजन को मार देता है। हमारे माउथ में सलाइवा होता है जिसमें एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, वो भी बैक्टीरिया के छक्के छुड़ा सकता है। और अगर आईज में कोई पैथोजन एंटर करेगा तो टीयर्स में भी बच्चों क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होती हैं जो उसको मार गिराती हैं। तो भगवान ने हमें दूसरा शस्त्र दिया है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अगर इससे भी वो बच निकला तो भगवान ने तीसरा हमें शस्त्र दिया बच्चों, सेलुलर बैरियर, जिसमें हमारे पास WBCs हैं, जो हमारी बॉडी में पैदा होती थी या बाद में डलवाई थी, पैदा होती थी ना, ये सब चीजें पैदा होती, तुम्हारा सलाइवा आता था, तारे टपकती थी। तो WBC बच्चों, WBC में वैरायटी हैं। वी हैव न्यूट्रोफिल्स, वी हैव मोनोसाइट, वी हैव नेचुरल किलर सेल, वी हैव मैक्रोफेजेस, जो हमारी बॉडी का करती हैं। लास्ट इज साइटोकाइन बैरियर। बच्चों साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरोन्स आते हैं। ये कमाल की चीज है।
इंटरफेरोन्स क्या होते हैं बच्चों? अगर सपोजिंगली कोई सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया भाई, वायरस ने इन्फेक्ट, तो वो वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करेंगी बच्चों? एक केमिकल रिलीज करेंगी, प्रोटीन रिलीज करेंगी जिसका नाम है इंटरफेरोन, जो इन्फेक्शन को रोकेगा हेल्दी सेल। तो बड़ी कमाल की चीज है बच्चों, ये वो प्रोटीन्स है जो कौन सिक्रिएट करती है? वायरस इन्फेक्टेड सेल टू प्रोटेक्ट हेल्दी सेल, ताकि हेल्दी सेल में इन्फेक्शन ना फैले। नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरी इम्यूनिटी की, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि नाम से ही पता लग रहा है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब बच्चों जो बॉडी खुद डेवलप करती है, इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि पैथोजन स्पेसिफिक होती है और जो हम खुद डेवलप करते हैं, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है बच्चों वो मेमोरी बेस्ड होती है कहीं ना कहीं, इसीलिए हम पहले पढ़ेंगे इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। बच्चों प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? जब कोई पैथोजन सबसे पहले हमारी बॉडी में एनकाउंटर करेगा, एंटर करेगा फर्स्ट टाइम, तो हमारी बॉडी, यार जो आप पहली बार किसी से मिलते हो ना, आप शाई फील करते हो ना, शाई फील करते हो, पहली मुलाकात है, सोच सोच के बोलते हो, शरीफ बन के दिखाते हो, लेकिन सेकंड मुलाकात में आप ओपन अप हो जाते हो। सिमिलर हमारा इम्यून सिस्टम है बच्चों। हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? जब कोई पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी कहेगी कैसे हो, उसको जानने पहचानने में टाइम लगाएगी और एक स्लो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। सच इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में सेम पैथोजन एनकाउंटर करता है दोबारा, हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? क्विक, फास्ट, हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी और एनामेनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है। नाउ बच्चों ये जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, इसको दो तरह की सेल बनाती हैं। हमारे पास दो तरह की सेल है भगवान ने जो हमारी रक्षा करने के लिए छोड़ी हुई हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स, या फिर हम यूं कहें बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बच्चों होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये जो बी सेल्स है ना यार, यही हमारी रक्षक हैं सही मायने में। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करेगा बच्चों, तो हमारी बॉडी में जो बी सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेगी? दे प्रोड्यूस आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज, दे प्रोड्यूस आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज, और जो छक्के छुड़ा देंगी पैथोजन की या फॉरेन पार्टिकल की। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ बी सेल। और टी सेल क्या करेगी बच्चों? टी सेल्स कहेंगे बी सेल्स को कि जाओ जाओ, हाँ बिल्कुल उनको मारो मारो। खुद नहीं कुछ करती भाई, होते हैं ना एक तो जो खुद फाइट कर रहे होते हैं और दूसरे जो उसके दोस्त, हाँ यार चलेंगे, मार दे भाई उसको, मार दे। तो ये टी सेल्स करती हैं। टी सेल्स बेसिकली बी सेल्स की हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये था आपका बी सेल्स और टी सेल्स का फंक्शन। और ऐसा देखा गया बच्चों, तो वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में बी सेल्स की वजह से है, दैट इज कॉल्ड इम्यूरल इम्यूनिटी। एंड जो टी सेल्स की वजह से इम्यूनिटी है बच्चों, उसको बोलते हैं सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सीएमआई क्या है बच्चों? इम्यूनिटी प्रोसेस्ड बाय टी सेल। और इम्यूरल इम्यूनिटी डिफरेंस आ जाता है कई बार। एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस हैं, ये 6 क्वेश्चन है इनमें से। ठीक है। और सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी है बच्चों, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी रोल प्ले करती है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो इसको मैच भी किया जाता है। नाउ बच्चों अगर आप अपनी 12th बायो बुक देखें तो उसका लास्ट पेज देखना, कवर पे एक डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल सी। तो आप ये सोचो अगर कवर पे डायग्राम बनाया हुआ है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है किसका? एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी तो प्यार से कहते हैं भाई, एंटी मतलब अगेंस्ट, किसकी? बॉडी के अगेंस्ट। कौन सी बॉडी के अगेंस्ट? एंटीजन, पैथोजन, फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट जो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, जो कि बनी होती है प्रोटीन से। तभी कहते हैं प्रोटीन खाना चाहिए। प्रोटीन से क्या बनी होती है? एंटीबॉडीज। ठीक है। ओके। तो अब डायग्राम की बात करें तो बच्चों जो एंटीबॉडी है ये होती है H2L2, वाई शेप होती है, आप देख सकते हैं वाई शेप है। और इट इज H2L2 मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन की चेन, एंड 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। 5 टाइप्स की होती है बच्चों, खैर हमारे सिलेबस में नहीं है बट मैं बता सकता हूँ। IgA, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन, IgM, IgG, IgE, ठीक है, और IG क्या बच गई? D। ये 5 तरह की होती है। खैर हमें सिर्फ नाम ही याद रखोगे चलेगा। अगर हम बात करें बच्चों इसके स्ट्रक्चर की, इसके डायग्राम की, तो आप देख सकते हैं 2 हैवी चेन है बच्चों और 2 लाइट चेन। ये 2 लाइट चेन, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है बच्चों। जैसे ही कोई पैथोजन दिखेगा
वहां पे ये वाला पार्ट बाइंड करते हैं। ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, और ये क्या है, दो हैवी चेन और ये दो लाइट चेन, जो कि आपस में जुड़ी होती है बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और वैसे भी उसके ऊपर क्या देखा जाता है, डाइसल्फाइड लिंकेज देखा जाता है। तो स्ट्रक्चर आप एंटीबॉडी का कर लेंगे तो अच्छा है, चांस है कई बार आ जाता है पेपर में। नाउ बच्चों, एक दो तरह की इम्यूनिटी और होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। इसमें भी डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, देखिए एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, जो हमारी बॉडी की खुद इम्यूनिटी है। जैसे ही कोई पैथोजन एंटर करेगा हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। व्हेन आवर बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट पैथोजन, जो नेचुरल है, जो इस टाइम भी हमारी बॉडी में है, दैट इज एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहती है। पैसिव क्या है भाई, जो पैसे देके नहीं, मतलब जो बाहर से अगर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करेंगे, जब हम बाहर से एंटीबॉडीज ले रहे हैं और बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो वो क्या है बच्चों, पैसिव इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कीवी खा रहे हो या मदर मिल्क पी रहे हो, कोलेस्ट्रॉम, वो भी तो बाहर से पी रहे हो, तो वो किस में आएगी, पैसिव। जो बॉडी खुद बना रही है एंटीबॉडीज, एक्टिव, और जो बाहर से लेते हैं, पैसिव। और जो एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, पैसिव इज शॉर्ट लास्टिंग। एक्टिव के कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, इसके कई बार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो। ये बच्चों क्विक नहीं होती इतनी, ये क्विक होती है। ये क्विक रिस्पॉन्ड नहीं करती, ये क्विक रिस्पॉन्ड करती है। इसका एग्जांपल है बच्चों वैक्सीनेशन, और इसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रम एंड एंटी वेनम इंजेक्शन। ठीक है, अब वैक्सीनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। भाई वैक्सीनेशन क्या होता है, हिंदी में आपने एक चीज, टीकाकरण, अगर मैं गलत नहीं, टीकाकरण। और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको टीके ना लगे हों, है ना, लगे हैं ना, छोटे होते हुए फिर 6 महीने पे टीके लगते थे, फिर 2 साल पे पोलियो की ड्रॉप्स भी पी। तो बच्चों, आज तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, वैक्सीनेशन में कोई दवाई नहीं होती। वैक्सीनेशन में क्या होता है बच्चों, वैक्सीनेशन इज टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी। अभी अभी मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम मेमोरी बेस्ड होता है। तो यही बात का फायदा उठा के हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन हम क्या करते हैं बच्चों, वैक्सीन के थ्रू इनएक्टिव और डेड डोज पैथोजन की भेजते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हमारी बॉडी उस पैथोजन को आइडेंटिफाई कर ले और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ले। क्योंकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज फास्टर देन प्राइमरी रिस्पॉन्स। वो जो वैक्सीन है वो बेसिकली प्राइमरी रिस्पॉन्स तैयार करती है पैथोजन का, वो शक्ल दिखाती हैं कि उस इस तरह का अगर कुछ भी आगे आने वाले टाइम में आपकी बॉडी में आए, तो इसको चक देना भाई, मार देना, मार गिराना इसको। ठीक है, तो ये है वैक्सीनेशन, और वैक्सीन के थ्रू इम्यूनिटी को डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एलर्जी। भाई आजकल बड़ा कॉमन है, गर्ल्स को तो स्पेशली धूप में खड़े हो जाओ तो एलर्जी हो जाती है, धूल मिट्टी आ जाए तो एलर्जी। एलर्जी क्या है बच्चों, ये ज्यादा आइसोलेटेड जो इन्वायरमेंट में हम रहने लगे हैं ना, ये एक मेन कारण है एलर्जी का। तो एलर्जी क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन पैथोजन, सर्टेन एंटीजन, सॉरी एंटीजन्स को कुछ ज्यादा ही बॉडी कई बार रिस्पॉन्ड करता है हमारा इम्यून सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं, एलर्जी। और जो एलर्जी को कोज करते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। क्या बोलते हैं, एलर्जन। जैसे पोलन ग्रेन्स, डस्ट, मैंने पढ़ाया था पार्थेनियम, जिसके पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, एलर्जी कोज करते हैं। ये बात मत भूल जाना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, आईजीई। कौन सी एंटीबॉडी, आईजीई। और एलर्जी होती क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ केमिकल रिलीज करती है, लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। और इसको फिर ठीक कैसे करेंगे, हिस्टामिन को प्रोड्यूस होने से रोक दो, एंटीहिस्टामिन से या स्टेरॉइड से या एड्रेनालिन से। इज दैट क्लियर। तो ये था आपका एलर्जी। एंड नाउ ऑटो इम्यूनिटी। बच्चों, जो ऑटो में बैठ के इम्यूनिटी लेते हैं तो बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी ऐसा नहीं है भाई, ऑटो का मतलब है यहाँ पे सेल्फ, भाई सबसे खतरनाक है ये। ना हो किसी को सारी इम्यूनिटी होनी चाहिए लेकिन ऑटो इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए भाई। वो होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, जब अपने ही पराये हो जाए ना भाई, उससे खतरनाक कुछ नहीं होता। और कुछ ऐसा ही होता है बच्चों ऑटो इम्यूनिटी में। क्या होता है, कई बार हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, वो अपनी सेल्स को ही नॉन सेल्फ समझने लग जाता है और उनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटो इम्यूनिटी। और ये इसका जो डिजीज है, एक फेमस डिजीज है, ऐसा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। नाउ बच्चों, अब हम बात करेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। लिम्फॉइड ऑर्गन्स की, तो लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी। बच्चों, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की देन है।
बच्चों दो तरह के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बच्चों ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। सीधी सी बात है भाई, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है? बोन मैरो एंड थाइमस। कौन कौन है? बोन मैरो एंड थाइमस। बच्चों इनका काम क्या है? इनका काम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। अगर कोई पैथोजन आता है तो ये उसके खिलाफ क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज। कौन? प्राइमरी। और सेकेंडरी का काम क्या है बच्चों? ये ट्रैप करते हैं, ये पकड़ते हैं, ये चप्पे चप्पे पे बैठे हैं भाई, ये ढूंढते रहते हैं पैथोजन है कहाँ, ये है कहाँ, ये ट्रैप करते हैं, ये फंसाते हैं, ये पकड़ते हैं और पकड़ के किन के पास ले जाते हैं? प्राइमरी के पास। और प्राइमरी क्या करते हैं? उनको उड़ा देते हैं। बेसिकली सेकेंडरी का काम है ट्रैप करना और इनका काम है किल करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना। ठीक है, तो बच्चों सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और प्राइमरी, प्राइमरी में दो हैं बच्चों, बोन मैरो एंड थाइमस। आपको अभी अभी मैंने बताया बॉडी की रक्षा कौन करती है? बी सेल्स और टी सेल। क्यों भाई बी सेल्स और टी सेल क्यों बोला? बी का मतलब है बोन मैरो, टी का मतलब है थाइमस। क्योंकि बच्चों जो बी सेल्स और टी सेल्स है वो बनती कहाँ है? बोन मैरो में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का बोन मैरो, क्योंकि यही हमारी रक्षा करने वाली सेल्स को बनाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोरल इम्यूनिटी। जो भी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसको बोलते हैं इमोरल इम्यूनिटी। और थाइमस बच्चों, थाइमस में टी सेल्स मैच्योर होती हैं। टी सेल्स बनती यहाँ है लेकिन मैच्योर होती है थाइमस में। और ये यशोदा मैया का नाम ज्यादा आता है कृष्ण जी के लिए। क्यों? पाला उन्होंने ही था, तो टी सेल्स को पालता थाइमस है, इसीलिए उनको नाम दिया गया टी सेल्स। तो बेसिकली थाइमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और थाइमस होता कहाँ है? बोन मैरो तो हर एक बोन में होता है, थाइमस कहाँ है भाई? यहाँ। यहाँ नहीं, मेरे दिल के पास, मतलब दिल के पास सबकी, सबके दिल के पास होता है बच्चों। ये जो ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है, इसके नीचे होता है कौन? थाइमस। और बिटवीन द लंग्स होता है। ठीक है, और ये बच्चों बर्थ के टाइम पे बड़ा होता है लेकिन ये छोटा होता जाता है प्यूबर्टी पे, और ओल्ड एज में फिर से ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए ओल्ड एज पर्सन की इम्यूनिटी वीक भी हो जाती है। डन। अगर हम बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की तो बच्चों बहुत सारे हैं, जैसे स्प्लीन, lymph nodes, tonsils, ear patches of small intestine, vermiform appendix etc. लेकिन दो एक्सप्लेन कर रखे हैं बच्चों हमारे पास, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। भाई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, यहाँ से अच्छे से कर लिया, नोट्स वोट्स सब कुछ है यहाँ पे। बच्चों स्प्लीन क्या है? इट इज रिजर्वर ऑफ आरबीसी। बच्चों आरबीसी इकट्ठी यही होती हैं और डिस्ट्रॉय भी यही होती हैं, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। बच्चों इट फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है और इनके आगे पेश कर देता है। सेम लिम्फ नोड्स बच्चों, पूरा नेटवर्क इनका डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे फैला हुआ है और ये ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट बॉडी पार्ट से और इनके आगे पेश कर देंगे। इस तरीके से बच्चों हमारे जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो हमारी रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सबसे खतरनाक डिजीज, वन ऑफ द खतरनाक डिजीज, एड्स। एड्स का मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चों वर्ड्स को तोड़ो, अपने आप समझ आ जाएगा। एड्स एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है भैया चाहिए, इम्यूनो इम्यूनिटी डेफिशिएंसी, उसकी कमी हो जाएगी। जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी चाहिए उसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और फिर ग्रुप ऑफ सिम्टम नजर आएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ सिम्टम नजर आएंगे, दैट अकर इन एड्स। एड्स का फर्स्ट केस बच्चों यूएसए में रिपोर्ट किया गया था 1981 में, और इंडिया में रिपोर्ट किया गया था आई थिंक 1986 में, चेन्नई में। खैर सिलेबस में नहीं है। यूएसए में पहला केस मिला था, लेकिन अब कम से कम 25 मिलियन से भी ज्यादा पर्सन्स की जान जा चुकी है। इसकी वजह से एड्स की वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग डिजीज है ये। ठीक है, फैलाता कौन है इसको? कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो बिलोंग करता है रेट्रोवायरस क्लास से। इससे रेट्रोवायरस से, जिसका हम एज अ क्लोनिंग वेक्टर भी यूज करते हैं। कैसे फैलता है भाई एड्स? अगर आपने सेक्सुअल पार्टनर, अगर आपका इन्फेक्टेड है, आपने ऐसे पर्सन से संबंध बनाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिए जिसको एड्स था, आपको एड्स हो जाएगा। इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चढ़ा लिया, इन्फेक्टेड पर्सन की नीडल यूज कर ली, या फिर अदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया, या आपका अगर मदर इन्फेक्टेड है तो भी फीटस में ट्रांसफर होगा। किसका? एड्स का। बच्चों एड्स का पता कैसे लगाएंगे अगर आपको शक है? तो इसके लिए एलिजा टेस्ट होता है। एलिजा बोले तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एंड भाई ट्रीटमेंट क्या है? सपोज करो एड्स हो गया, एक बात ध्यान रखना भाई, एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय किसिंग। किसिंग से नहीं होता भाई, साथ खाने से नहीं होता, हाथ मिलाने से नहीं होता। ये चार वजह हैं जिससे एड्स फैलता है, याद रखिएगा। और ट्रीटमेंट भाई, एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज
बेटर देन क्योर। हाँ, आप एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी थोड़ी लाइफ खींच सकते हैं, लेकिन मौत को नहीं से मरोगे ही मरोगे। अगर आपको एड्स हो गया है तो भाई ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करें, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर्स हैं, सेक्सुअल पार्टनर मल्टीपल हैं, अवॉइड करो वैसे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अगर हैं तो यूज कॉन्डोम्स। ठीक है, अवॉइड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्रग हैबिट से दूर रहो। तो इस तरीके से बचा जा रहा है। नाको और बहुत सारी एनजीओज गाइड भी कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं। नाको क्या है बच्चों? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, एड्स में मेनली जो सेल्स हैं जो एचआईवी फैक्ट्री का काम करती हैं, वो करती हैं मैक्रोफेजेस। बच्चों, मैक्रोफेजेस को एचआईवी फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखेगा, अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस की या हम कहें एचआईवी की, तो सीधी सी बात है भाई, सबसे पहले क्या होगा, ये जो एड्स है या एचआईवी है, इसकी बॉडी बच्चों क्या होती है? दो चीज से बनी है, प्रोटीन कोट और आरएनए। अब बच्चों होता क्या है, जैसे ही आप एड्स के टच में आए तो आपकी बॉडी में ये सेल है आपकी बॉडी की, तो आरएनए एंटर कर जाएगा आपकी बॉडी में। क्या एंटर कर जाएगा? आरएनए। लेकिन आरएनए हमारी बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? हमारी बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। तो ये बात वायरस को अच्छे से पता है। तो वो क्या करेगा बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू डीएनए फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? डीएनए। डीएनए बन गया। अब ये डीएनए बच्चों हमारी सेल के न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और हमारी सेल्स को ही एचआईवी फैक्ट्री अपनी सेल्स की तरह ट्रीट करेगा और नए नए वायरस क्रिएट कर देगा। और ये नए नए वायरस अदर सेल्स को जाके डिस्ट्रॉय करेंगे, स्पेशली हेल्पर टी सेल्स को। बच्चों, हेल्पर टी सेल्स की तो ये लंका लगा देंगे भाई, खत्म कर देंगे उनको। जबरदस्त रिडक्शन होगा, डिक्रीज होगा। और जना खना, जब आपकी टी सेल्स खत्म हो जाएंगी तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और जना खना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइकोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्मा आपकी बॉडी को अटैक कर सकेगा और आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, लेकिन मौत मत। तो एड्स से बच के रहो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नाउ बच्चों, अब बात करते हैं कैंसर की। किसकी? कैंसर की। भाई सबसे, मुझे अगर खतरा या मुझे अगर सबसे खतरनाक डिजीज लगता है तो वो कोई क्या लगता है? कैंसर। क्या लगता है? कैंसर। कैंसर से खतरनाक बीमारी नहीं है कोई। भाई कैंसर क्यों खतरनाक लगता है आपको अभी पता लग जाएगा भाई। कैंसर क्या है भाई? सबसे खतरनाक बीमारी है और हर साल एक 10 लाख के आसपास लोग मरते हैं या अफेक्ट होते हैं कैंसर से। ज्यादातर मरी जाते हैं किससे? कैंसर से। भाई कैंसर होता कैसे है? मैंने अभी भी बोला मेरे को कैंसर से सबसे ज़्यादा डर लगता है। क्यों भाई? एड्स अगर आपको होगा ना तो आपकी गलती से, कोई भी और बीमारी आपको होगी आपको गलती से। लेकिन भाई कैंसर में ना भगवान से डरना चाहिए। जब आपका बुरा वक़्त शुरू, तो भगवान आपको कैंसर, भाई कैंसर ठीक है, सुनते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीने से होता है, लेकिन नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, फिर भी उनको कैंसर हो गया। तो उनको कैसे हुआ आज समझ आएगा आपको। भाई कैंसर में क्या होगा, हम सबकी बॉडी की सेल्स एक प्रॉपर्टी शो करती हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये प्रॉपर्टी, अभी जैसे मैं हेल्दी हूँ, मेरी बॉडी की सारी सेल्स एक प्रॉपर्टी शो करती हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और भगवान से दुआ करो ये शो करती रहे। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है? ये भाई पेपर में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड डिफरेंशिएट बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान से समझो। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है भाई? हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी, हमारी सेल क्या करती हैं बच्चों, जो भी आपस में टच में है, सपोज करो ये सेल्स टच में है, तो ये एक दूसरे को रोकती हैं। किस चीज के लिए रोकती हैं? कि तू लिमिट में रह, अनलिमिटेड डिवाइड मत कर, अनलिमिटेड ग्रो मत कर। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सेल्स व्हिच आर इन कॉन्टैक्ट दे इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डिवीजन। लेकिन कैंसर में क्या होगा बच्चों? कुछ सेल बागी हो जाएंगी, वो कहेंगी हम नहीं रहते भाई लिमिट में। वो ये प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देती हैं और वो डिवाइड कंटिन्यू करती रहती हैं, ग्रो करती रहती हैं और एक मास बना लेती हैं सेल्स का। जिस सेल के मास को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर। कुछ इस तरीके का मास बना लेंगी और वो क्या बन जाएगा? ट्यूमर। और ये ट्यूमर बच्चों कैंसर ही होता है। और ट्यूमर बच्चों दो तरह के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट। देखो, बी से बेनाइन, बी से बचेगा, एम से मैलिग्नेंट, एम से मरेगा। भाई ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों है खतरनाक? आइए जानते हैं। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है बच्चों? इसमें जो ट्यूमर है, इट रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल पोजीशन।
ये एक ही जगह पे रहता है, जहां ट्यूमर है वहीं रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह फिक्स नहीं रहता, ये यहाँ पे है तो यहाँ की सेल अलग जगह जाएंगी, वहां पे ट्यूमर बना देगी, ये फैलता रहता है, लेकिन वो नहीं फैलता, इसलिए वो लिटिल डैमेज करता है, ये ज़्यादा डैमेज करता है। इसकी सेल स्लोली ग्रो करती है, उसकी सेल फास्ट ग्रो करती है, और इसमें मेटास्टासिस नहीं होती, जबकि इसमें मेटास्टासिस होती है। और मेटास्टासिस भी इंपॉर्टेंट टर्म है। मेटास्टासिस का मतलब है बच्चों, मैलिग्नेंट ट्यूमर की कुछ सेल अलग लोकेशन पे जाएंगी और नया नया आती रहेंगी, और इसीलिए इस ट्यूमर को क्योर करना बहुत ही मुश्किल है। नाउ बच्चों, अगर हम बात करें कैंसर की कोजिंग एजेंट्स की, तो कैंसर कोजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। दे में बी फिजिकल, दे में बी केमिकल, दे में बी बायोलॉजिकल। फिजिकल एजेंट में यूवी रेज आ गई बच्चों, गामा रेज आ गई, ठीक है, ये सब कैंसर को फैलाती हैं। केमिकल में आपका निकोटीन आ गया है, और बायोलॉजिकल में बच्चों ओंसोजेनिक वायरस, कुछ वायरस है जो कैंसर को फैलाते हैं, इनको बोलते हैं ओंसोजेनिक वायरस। पंगा ये है बच्चों, सबसे बड़ा पंगा ये है, भगवान से इसलिए डरो, हमारी बॉडी में ऑलरेडी ऐसे जीन्स हैं जो अगर एक्टिव हो गए, अभी वो इनएक्टिव पड़े हैं, अगर वो एक्टिव हो गए तो दे फॉर्म अ ट्यूमर। सच जीन्स आर कॉल्ड सेलुलर और प्रोटोओन्सो जीन्स। भगवान से दुआ करो भाई ये इनएक्टिव रहे, क्योंकि ये एक्टिव हो गए तो कैंसर हो जाएगा। कैंसर का पता कैसे लगाएंगे? तो बच्चों बायोप्सी की जा सकती है। बायोप्सी क्या है भाई? पीस ले लेते हैं सस्पेक्टेड टिश्यू का, जिस टिश्यू पे या ऑर्गन पे शक है, ठीक है, उसका एक पीस ले लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, उसको स्टडी किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, के ऊपर शक है, दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। बोन मैरो टेस्ट, ब्लड टेस्ट से भी पता लग जाता है, स्पेशली ब्लड कैंसर का तो ब्लड टेस्ट से, ल्यूकेमिया कहा जाता है जिसको, ल्यूकेमिया का कैसे पता लगाया जा सकता है? ब्लड कैंसर का आपका ब्लड टेस्ट से। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में क्या करते हैं बच्चों? एक्सरेज के यूज से 3D इमेज कैप्चर कर लेते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज सीटी स्कैन। कंप्यूटेड टोनोग्राफी स्कैन। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बच्चों इसमें बस हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इमेज लेते हैं। सीटी स्कैन में एक्सरेज यूज करते हैं और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इमेज कैप्चर की जाती है, और इट इज द सेफेस्ट मेथड। बच्चों एक्सरेज भी कैंसर कोजिंग होती हैं, एक्सरेज भी क्या होती हैं? कैंसर कोजिंग होती हैं, तो इसलिए मैं सीटी स्कैन को इतना बढ़िया नहीं मानता। एमआरआई सबसे सेफेस्ट टेक्निक होती है कैंसर के डिटेक्शन की। अब अगर कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो बच्चों, अगर आपको बेनाइन कैंसर है, अगर आपको बेनाइन ट्यूमर है, तो बेनाइन ट्यूमर को तो रिमूव कर देते हैं किसके द्वारा? सर्जरी के द्वारा। लेकिन मोस्टली कैंसर्स को इन तीनों द्वारा ठीक किया जाता है, सर्जरी भी करनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी भी और कीमोथेरेपी भी। रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं भाई? स्ट्रॉन्ग लीथल डोज रेडिएशंस की डालते हैं और ट्यूमर को ब्रेक करते हैं, ट्यूमर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और साथ में कीमोथेरेपी भी चलती हैं, केमिकल्स मेडिसिन दी जाती हैं साथ में बड़ी स्ट्रॉन्ग, जिनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, बाल उठ जाते हैं भाई, वेट लॉस हो जाता है, बहुत वीकनेस आ जाती है। साथ में इम्यूनोथेरेपी दी जाती है बच्चों, अल्फा इंटरफेरोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं पेशेंट को, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग रहे, एक्टिवेट रहे। ये था बच्चों कैंसर। नाउ आपको जिस टॉपिक का सबसे ज़्यादा इंतजार था, सबसे बढ़िया टॉपिक, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, भाई दूर रहना है इससे। क्यों? अभी अभी पढ़ाया, एड्स के जो केसेस मिले हैं ज़्यादातर उनमें मिले हैं जिनको ड्रग्स या अल्कोहल हैबिट्स थी। तो भाई ड्रग्स क्या हैं? 3 ड्रग्स हैं हमारे सिलेबस में, लिख के दे रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 क्वेश्चन आने के पूरे चांस है यहाँ से। भाई 3 ड्रग्स हैं हमारे सिलेबस में, एक पेपर में पक्का आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ऑपियोइड्स की। किसकी? ऑपियोइड्स की। ऑपियोइड्स क्या होते हैं बच्चों? जो ऑपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? सर हमें तो क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन आएगा भाई ड्रग के नाम से, कि बताओ स्मैक या हीरोइन कौन से प्लांट से मिलती है, कैसे ली जाती है, और क्या उसके इफेक्ट होंगे बॉडी पे। ऑपियोइड्स में बच्चों जो ड्रग आता है वो आता है स्मैक या हीरोइन, जिसको केमिकली मॉर्फिन भी कहते हैं, जो कि क्या है? बहुत इफेक्टिव है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर माना जाता है, जिनकी सर्जरी होती है उनको दिया जाता है। बच्चों क्या है स्मैक? है क्या? इट इज वाइट, कलरलेस, सॉरी ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब कोई खुशबू नहीं होती, बीटर कड़वा होता है, थोड़ा सा कंपाउंड होता है, व्हाइट कलर होने की वजह से इसको चिट्टा भी कहते हैं। पंजाब में ये चिट्टे के नाम से बिकता है भाई। केमिकली जो स्मैक है वो क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। ये बच्चों हमें पॉपी प्लांट से मिलता है, जिसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। भूल मत जाना, स्मैक या हीरोइन कौन से प्लांट से मिलती है भाई? पेपेवर सोमनीफेरम। और कैसे लेते हैं इसको? स्नोटिंग
ऐसे खींचते हैं, मतलब पेपर वेपर पे रख के वो नोट्स से खींचा जाता है यार, उसको बोलते हैं स्नोटिंग, या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जाता है। और ये इफेक्ट क्या है भाई, ये डिप्रेसेंट है, बॉडी को स्लो कर देगा, चिल मारो, मतलब आपको एक अलग स्टेट, काम स्टेट में ले जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि आपको नहीं भगवान है, रिलैक्स कर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत गलत चीजें हैं यार, इनसे दूर रहना, आपको बहुत दूर रहना है, ठीक है। क्या है स्मैक भाई, किससे मिलती है, पेपेवर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट, स्नोटिंग या इंजेक्शन, और इफेक्ट भाई डिप्रेसेंट है, बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है। दूसरा ड्रग है बच्चों कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे भाई, मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, सुने सुने लग रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है, चरस गांजा बहुत यूज होता है कॉलेज स्टूडेंट्स में, आपको इनसे दूर रहना है आगे जाके कॉलेज में। ये सब किससे मिलते हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट्स में पॉपुलर क्यों है, सस्ते हैं भाई, एक लोकल प्लांट है, लोकल वीड है हमारा, कैनाबिस सेटाइवा, भांग का पौधा, उसी से मिलते हैं भाई ये सारे। हशीश, चरस का पेपर में आ जाएगा, बताओ मैरिजुआना कौन से प्लांट से मिलता है, कैसे लिया जाता है, क्या इफेक्ट है। तो कैनाबिस सेटाइवा से मिलते हैं ये सारे ड्रग्स। और कैसे लेते हैं भाई इनको, इनहेलेशन या ओरल इंजेक्शन से। और मेनली बच्चों ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट करता है। अगर आप रो रहे हैं तो रोते ही रहोगे, हंस रहे हैं तो हंसते, एक्सीड कर देगा हर चीज को। तभी स्पोर्ट्स पर्सन भी इसका यूज करते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है, ओके, बूस्ट करने के लिए। लास्ट वन इज सबसे महंगा, कोकेन, सबसे पावरफुल, कोकेन या क्रैक भी कहते हैं भाई, ये क्रैक कर देता है। ये आपका साउथ अमेरिका में एक पौधा पाया जाता है, इराइथ्रोजाइलम कोका प्लांट, उससे मिलता है। और इसका इनटेक बच्चों स्नोटिंग की जाती है इसको, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना वो सबसे बढ़िया है। ये क्या करता है भाई, यूफोरिया करता है। क्या करता है, यूफोरिया, अ फीलिंग ऑफ प्लीजेंट, मतलब बढ़िया फील होगा आपको, मतलब बहुत ही अच्छा सा फील आएगा, हैप्पी वाइब आएगी। और अगर ज्यादा ले लोगे तो हेलुसिनेशंस भी कर लेगा। हेलुसिनेशंस का मतलब जो आप सोचोगे वही होगा। आप सोचोगे भाई आप अंतरिक्ष में हो तो आप अंतरिक्ष में होंगे, चांद तारे दिख रहे होंगे। ओम नमः शिवाय चला दिया तो साक्षात शिव जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। मतलब कल्पनाओं में ले जाएगा आपको हेलुसिनेशंस को, लेकिन आपको कल्पना में नहीं जाना, आपको रियलिटी में रहना भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्मोकिंग। एग्जाम आ रहे हैं भाई सर पे, तो कल्पना में नहीं जीना। स्मोकिंग की अगर हम बात करें भाई तो सीधी सी बात है, टोबैको को लोग यूज करते हैं भाई, स्नफ के तौर पे भी, च्यू भी करते हैं, या फूकते भी हैं सिगरेट वगैरह की फॉर्म में, तो बोलते हैं स्मोकिंग बच्चों। स्मोकिंग में एक जो टोबैको होता है उसमें एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है निकोटीन, जो कि सारी तरह के तो कैंसर और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ा देता है, जो कि हाईली पॉइजनस गैस है, और ऑक्सीजन की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है। 400 सालों से ये फूका जा रहा है, जो कि गलत है भाई, दूर रहना है इससे। अल्कोहल से भी दूर रहना है आपको। और इनकी लत ज्यादातर बच्चों एडोलसेंस में लगती है। एडोलसेंस बोले तो जो आपका पीरियड चल रहा है, टीनेज, 12 से 18 साल का, ये वेस्ट पार्ट है, इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब। 12 से 18 साल की जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। और इसी में ज्यादातर अल्कोहल अब्यूज होता है, ड्रग अब्यूज होता है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस हो जाती है। एडिक्शन क्या है भाई, लत। भाई अगर तुम किसी ड्रग का ज्यादा टाइम, लंबे टाइम तक यूज करते रहोगे तो तुम उस पर टोटली डिपेंड हो जाओगे, और अगर तुम्हें वो नहीं मिला तो तुम्हारी बॉडी अनप्लीजेंट फील करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम। नाउ बच्चों इफेक्ट क्या है ड्रग अल्कोहल अब्यूज के, भाई सिरोसिस हो जाता है, आपके लीवर डैमेज हो जाएंगे अगर आप ज्यादा अल्कोहल पियोगे, ठीक है। सिरोसिस टर्म याद रखना। पता कैसे लगेगा आपका बच्चा अल्कोहल या इन ड्रग हैबिट्स में, वायलेंस करने लगेगा, बिहेवियर खराब हो जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन आ जाएगी, हैबिट्स खराब हो जाएगी, स्लीपिंग पैटर्न, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, भाई बहुत नुकसान है। दूर रहना है, काउंसलिंग, अच्छे लोगों से संगति में रहो, प्रॉपर एजुकेशन करो, प्रेशर को अवॉइड करो, और बड़ों के साथ रहो, अच्छी संगति में रहो। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था जो आपकी हेल्थ को ठीक रखने में आपकी हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच।